हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं जो कि आज पेडागोजी के हैं। तो हमारा पहला सवाल है कथन ए। ये हमारा कथन और कारक यानी असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसको हम करने जा रहे। हमारा पहला प्रश्न है, मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गामक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई चीजें सीखने और स्मरण रखने के योग्य है। ये हमारा कथन है। और हम रीजनिंग पढ़ेंगे। इसका रीजन जो कि है, एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों को बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है। और नीचे हमारे ऑप्शंस हैं, इसमें से सही विकल्प चुनने हैं। हमारे ऑप्शंस दिख रहे हैं हमें। ऑप्शन 1 है ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। सेकंड ऑप्शन है हमारा ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है की। थर्ड ऑप्शन है हमारा ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा ऑप्शन है हमारा ए और आर दोनों सही हैं। तो इसका सही जवाब जिसमें हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा तो यहाँ पर देखिए, बहुत ही अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा, मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गामक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में कई चीजें सीखने और स्मरण रखने के योग्य है। ये बात तो हमारी पॉजिटिव है और सही भी है। अब अगर हम अगले पॉइंट पे जाएं तो एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों को बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है। ये बात भी ठीक है, ये बात भी एक तरह से पॉजिटिव ही है, बट इन दोनों का कोई कनेक्शन हमें नहीं दिख रहा, जिस वजह से हमारा ऑप्शन सेकंड सही है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ जो कि है बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है, यह आगे बढ़ता है, फिर मुड़ता है, फिर आगे बढ़ता है। उपरोक्त वाक्य विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? और हमारे ऑप्शंस आ गए हमारे सामने। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एकरूपता का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है हमारा सर्पिलाकार बढ़ोतरी, तीसरा है हमारा एक दिशाई विकास और चौथा हमारा ऑप्शन है विकास की अनियमितता। और अगर हम इस क्वेश्चन का सही जवाब देखें तो बच्चों का विकास जो है वो कभी भी स्थिर नहीं रहता, वो हमेशा आगे पीछे कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, उनके विकास को स्थायी या सीधा नहीं बोल सकते, बल्कि उनका जो विकास है वो हमेशा सर्पिलाकार में होता है, जो कि कभी ऊपर नीचे इस तरीके से होते रहता है। ठीक है, अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा तीसरा है, बहुत से अभिभावकों ने लोकप्रिय कार्टून शो शिनचैन पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी क्योंकि उनके बच्चे इस शो के मुख्य पात्र के अनुशासनहीन व्यवहार की नकल करने लगे थे। यह बच्चों के समाजीकरण पर डैश के प्रभाव को दर्शाता है। अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। पहले ऑप्शंस है हमारे मीडिया, सहपाठियों, पास पड़ोस और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। और अगर हम इस क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से पढ़ें तो आपको दिख रहा होगा कि लोकप्रिय कार्टून शो जो कि हम टीवी, रेडियो
या इस चीज़ों से जुड़ी जो भी चीज़ों का यूज़ करके हम किसी चीज़ को देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलकर मीडिया के अंतर्गत ही आती हैं और इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी, इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा मीडिया। मीडिया। अगला हमारा क्वेश्चन आ गया, प्रगतिशील शिक्षण के विषय में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन 1 है हमारा, इसमें व्याख्यान विधि और योग्यता अंकों के आधार पर छात्रों की बनाना शामिल है। समूह बनाना शामिल है। सेकंड ऑप्शन है हमारा, इसमें वैयक्तिक शिक्षण, सत्रांत परीक्षण और अंक आधार पर छात्रों को रैंक देना शामिल है। तीसरा हमारा ऑप्शन है, इसमें क्रियाधारित शिक्षण तथा मूल्यांकन आंकलन विविध विधियों से शामिल है। और चौथा हमारा ऑप्शन है, इसमें अभिक्रमित अनुदेशन और प्रोत्साहन के उपयोग दंड और पुरस्कार को सम्मिलित करते हैं। अगर हम इसके चारों ऑप्शंस को साथ में देखें तो इसमें हमारा, अगर हम ऑप्शंस को एलिमिनेट विधि के द्वारा ट्राई करते हैं तो यहाँ पर जो व्याख्यान विधि और योग्यता अंकों के आधार पर, जिस वजह से ये हमारा एक नेगेटिव टैग वर्ड है ये। और आगे सेकंड ऑप्शन को अगर ध्यान से देखें तो इसमें वैयक्तिक शिक्षण, सत्रांत परीक्षण, अंक आधार पर छात्रों को रैंक, ये भी निगेटिव है, रैंक की बात नहीं करती हमारी पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी। थर्ड हमारा ऑप्शन है, इसमें क्रिया आधारित शिक्षण तथा मूल्यांकन आंकलन विविध विधियों से शामिल है, यही हमारा है राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? और फर्स्ट है हमारा सामाजिक अंतःक्रिया, सेकंड है सांस्कृतिक उपकरण, थर्ड है भाषा और फोर्थ है हमारा नकारात्मक पुनर्बलन। अब इनमें हमें सारे पॉइंटों को ध्यान से देखकर चूज करना है कि इसमें से कौन कौन से सही हैं। ठीक है, तो सामाजिक अंतःक्रिया, अगर हम सामाजिक अंतःक्रिया को देखें तो ये भी ठीक है, पॉजिटिव है। सांस्कृतिक उपकरण भी पॉजिटिव है। उसके बाद भाषा, ये तो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, लेकिन नकारात्मक पुनर्बलन ये पॉजिटिव है। आप पुनर्बलन ना भी समझें तो नकारात्मक को देखकर भी आप समझ सकते हैं कि ये निगेटिव है। देन हमारा ऑप्शन क्या होगा? हमारा ऑप्शन 3 होगा राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई अध्यापक छात्र के वर्तमान प्रदर्शन स्तर के अनुसार उसे दिए जाने वाली सहायता में समायोजन करता है तो यह स्थिति क्या कहलाती है? ऑप्शन 1 पुनर्बलन, ऑप्शन 2 अनुबंधन, ऑप्शन 3 मॉडलिंग और ऑप्शन 4 स्कैफोल्डिंग। और लेव वाइगोत्स्की, इनके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा अगर आप सीटेट की तैयारी में लगे हुए हैं तो। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा स्कैफोल्डिंग, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है हमारा, हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित किया? ऑप्शंस हमारे हैं, ऑप्शन 1 बुद्धि एक उपयोगी लक्ष्य निर्भर क्रिया है। बुद्धि 7 बुद्धियों का अनुक्रमित नियोग है। बुद्धि एक विशेष वर्गीय क्षमता है जिसे जी से अंकित किया जाता है। बुद्धि के अंतर्गत कई अलग अलग मानवीय क्षमताएं आती हैं। और अगर हम इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो सारे ऑप्शंस पे हम ध्यान देंगे एक बार, तो बुद्धि एक उपयोगी लक्ष्य निर्भर नहीं है ये। और बुद्धि 7 अनुक्रमित नियोग, बुद्धियों का अनुक्रमित नियोग है। हम इस चीज को भी नहीं, ये भी उतना ठीक नहीं है।
और बुद्धि एक विशेष वर्गीय क्षमता है जिसे जी से अंकित किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम ग्रेविटेशन के बारे में तो नहीं पढ़ रहे कि हम स्मॉल जी और कैपिटल जी को देखेंगे। बुद्धि के अंतर्गत कई अलग-अलग मानवीय क्षमताएं आती हैं और यही है हमारा राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा विकास के संज्ञानात्मक एवं संबंध में किसने यह कहा कि विचार पहले आते हैं और फिर भाषा? ऑप्शन 1 है जीन पियाजे, ऑप्शन 2 लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन 3 बी.एफ. स्किनर, ऑप्शन 4 जेरोम ब्रूनर। और अगर आप पेडागोजी की तैयारी आपने थोड़ी भी की है बेसिक अगर, तो आपको ज़रूर पता होगा कि जो जीन पियाजे हैं उन्होंने अपने सिद्धांत में हमेशा ये कहा है कि विचार पहले आते हैं, उसके बाद शब्द जो होता है वो बच्चे बोलना शुरू करते हैं और भाषाएं उनकी उसके बाद परिपक्व होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अध्यापिका को अपने कक्षा कक्ष में किन विभिन्नताओं को सम्मान देना और सम्मिलित करना चाहिए? ऑप्शन 1 क्षेत्रीय, ऑप्शन 2 सामाजिक सांस्कृतिक, ऑप्शन 3 आर्थिक और ऑप्शन 4 भाषाई। और अगर हम इनको देखें ऑप्शंस को, तो विद्यालय में अध्यापिका किसी एक क्षेत्र को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देगी, ये बात सही नहीं है। सामाजिक सांस्कृतिक ये ठीक ऑप्शन है, आगे के भी देखते हैं। आर्थिक, विद्यालय में आर्थिक किसी भी क्षेत्र के किसी भी आर्थिक स्थिति से कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही किसी भाषा से, यानी हमारा राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सेकंड। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, रेखा ने अपनी छात्राओं को भारत का मानचित्र दिया और अंतर्ज्ञान अनुमान के आधार पर मुख्य नगरों के स्थान बताने को उत्साहित किया। उसका यह शिक्षण कौन सा उपागम क्या कहलाएगा? ऑप्शंस हैं हमारे, रटना, खोज शिक्षण, अभिनव अनुदेशन, अनावृत शिक्षण। और अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखा होगा तो अब रेखा यहाँ पर अपनी छात्राओं को भारत का मानचित्र देकर अंतर्ज्ञान, उनके अंदर के ज्ञान को उन्हें अंदाजा लगाने के लिए कह रही है कि मुख्य नगर कहाँ हो सकते हैं। एक तरह से अगर देखा जाए तो ये उनको उनके खोज शिक्षण को ये उत्साहित कर रही है, उन्हें खोजने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। थैंक यू। आज का हमारा ये क्वेश्चन सेशन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मैं आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढ कर लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।